और आगे इसका क्या यूजेज है। सबसे पहले तो कई बार इसका नाम आता है संयोजकता सिद्धांत, कई बार इसको शॉर्ट रूप में बोल देते हैं बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरम। देखिए ये सिद्धांत था, ये दिया था पॉलिंग ने, इसने दिया था पॉलिंग ने। इसके एग्जांपल्स की, एग्जांपल क्या है, उनका सॉल्यूशन कैसे है और क्या अपन उसको आगे सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को किस आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है कि सिद्धांत किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। और इस सिद्धांत के आधार पर बताया गया था कि अगर आपके पास संकरण, या आप नोट करना चाहो तो, अगर आपके पास संकरण का प्रकार DsP2 है तो संकुल किस प्रकार का होगा, sp3 है संकरण तो संकुल किस प्रकार का होगा, D2sp3, या sp3 D2 संकरण है तो वो संकुल किस प्रकार का होगा। देखो ये थोड़ी देर में आ जाएगी समझ में कि ये होती है, वैसे 11th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे इनके बारे में कि sp3 D2 या D2sp3 DsP2 संकरण क्या है। अगर आपके पास संकरण का प्रकार DsP2 आ जाए तो उसकी आकृति या वो संकुल वर्ग समतलीय होगा। कैसा होगा वो संकुल, वर्ग समतलीय। अगर मान लो आपके पास जो संकरण है sp3 आ जाए तो उसकी आकृति होगी चतुष्फलकीय, या वो संकुल कैसा होगा, चतुष्फलकीय संकुल। अगर आपके पास जो संकरण है D2sp3 या sp3D2, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो आकृति होगी अष्टफलकीय या अष्टफलकीय संकुल। ये चीज आप नोट रख लेना, रिमाइंड रख लेना, कैसे रख लेना, ये चीजें बहुत काम आएगी। अगर संकरण का प्रकार DsP2 होगा तो वो संकुल होगा वर्ग समतलीय संकुल। अगर D2sp3 या sp3D2 होगा तो वो संकुल कैसा होगा, अष्टफलकीय संकुल। अगर संकरण sp3 होगा तो संकुल किस प्रकार से होगा, चतुष्फलकीय संकुल। ये चीज रिमाइंड रखनी है। बाकी सिद्धांत है इजी वे में समझ में आ जाता है, कोई इतना हार्ड नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिगेंडों की। सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंडों की। देखो लिगेंड वैसे तो अपनी किताब में 6 प्रकार के दे रखे हैं। कितने प्रकार के दे रखे हैं, 6 प्रकार के। लेकिन अपन को इन प्रकार को अभी नहीं देखना है, अपन पढ़ेंगे 2 प्रकार के लिगेंड, प्रबल और दुर्बल। अपन देखेंगे प्रबल लिगेंड क्या होते हैं और दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं। देखो अपनी किताब में 4 या 5 ही लिगेंड ऐसे हैं जो प्रबल है, केवल अपन को 4-5 लिगेंड ही याद रखने हैं और बाकी सभी क्या है, दुर्बल है। जैसे मैं बात करूं NH3 एक प्रकार का प्रबल लिगेंड है। एथिलीन डाइमीन जिसको EN के द्वारा लिखा जाता है, CO कार्बोनिल, CN साइनाइड, ये 4-5 ही क्या है ऐसे प्रबल लिगेंड है। इनके अलावा आपको जो भी दिखे वो सब क्या हो जाएंगे, दुर्बल लिगेंड हो जाएंगे। तो कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार देखो आप इन चीजों को नोट कर लो, फिर अपन फटाफट के दायरे में आगे बढ़ जाएंगे। देखो इतना ही याद रखना था कि संकुल किस प्रकार से होगा, क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेना था सर, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन जैसे आ रहा है, मान लो NiCl4 2 क्वेश्चन देखो इस बार NiCl4 2 इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए और इसमें देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोलेगा, मेरे को जोड़ो कि PBT सिद्धांत के अनुसार व्याख्या कीजिए। देख लो उसका नाम भी बताया जाएगा। अगर किसी को नामकरण में भी दिक्कत है तो एक और वीडियो डाला जाएगा नामकरण का ही केवल स्पेशल, उसमें आप लोग देख लेना। टेट्रासाइक्लोनिक्लेट 2 आयन की VBT या संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो गए और कई बार बच्चों से बन भी जाते हैं और कई बार बच्चों से नहीं भी बनते ऐसे क्वेश्चन। तो अपन देखो इसको कैसे हल करेंगे, क्या है इसका मेथड, वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का परमाणु, पहली चीज। दूसरी चीज आपको लिगेंड का पता करना चाहिए कि लिगेंड
किस प्रकार का है। अभी अभी मैंने बताया प्रबल है दुर्बल है। तीसरी बात, आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। पहली बात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का परमाणु क्रमांक, लिगेंड का प्रकार, और जो तीसरी बात है वो क्या है बताओ, ऑक्सीकरण अंक निकालना। तो देखो लिगेंडों के साथ में जो जुड़ा होता है उसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु अपने आप दिख जाएगा, आप सेक्शन देखते समझ में आ जाएगा कि लिगेंड के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, लिगेंड का प्रकार अपन देखेंगे। साइनाइड आ रहा है, अभी भी मैंने बताया कौन सा लिगेंड हो गया, परबल लिगेंड। कौन सा हो गया, परबल लिगेंड। तीसरी बात इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना, जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। नहीं भी आता है तो देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट सबसे पहले इसका निकल का परमाणु क्रमांक। हाँ एक चीज और, सर हमें याद नहीं रहता कि निकल का कितना होता है, फेरस का कितना होता है, या और किसी का कितना होता है। देखो ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों में से नहीं बनेंगे। पहली बात आपको केवल, और ये भी केवल 21 से 30 तक का परमाणु क्रमांक याद रखना है। 21 पे कौन आता है, 22 पे कौन आता है, 29 पे कौन आता है, 30 पे कौन आता है। इसके लिए देखो एक ट्रिक बना रखी है, आप आराम से देखना। से टी बी, से टी बी कार में पे को नी कॉपर जिंक। से टी बी कार में पे को नी कॉपर जिंक 4-5 बार बोल के बनाया जाएगा। से टी बी कार में पे को नी कॉपर जिंक। देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब देखो से टी बी कार में फेकोनी कॉपर जिंक। अब देखो अपने पास निकल आया, कितना आया था, निकल कितने का आ रहा है, 28 पे। इसी प्रकार का कॉपर आता तो 29 पे, क्रोमियम आता तो 24 पे, वेनेडियम आता तो 23 पे, फेरस आता तो 26 पे। बस यही 10 तक याद कर लो, क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। चाहे वो सीबीटी हो जाए पीवीटी हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो निकल का परमाणु क्रमांक आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो ही अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। 28 निकल का परमाणु क्रमांक कितना हो गया बताओ, 28। ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं, क्या निकालते हो बताओ, ऑक्सीकरण अंक। देखो जिसका निकालना होता है उसको x माना जाता है, जिसका निकालना होता है उसको क्या माना जाता है बताओ, x। कितनी ही संख्या हो प्लस लगाते चलेंगे। अब देखो साइनाइड होता है, उसका होता है ऑक्सीकरण -1। साइनाइड के ऊपर -1 आवेश होता है, कितने साइनाइड है, 4 बराबर का चिन्ह। अगर यहाँ पे कुछ आयन दे रखे हैं, चाहे वो धन आयन हो चाहे ऋण आयन, प्लस में दे रखा है तो प्लस और माइनस में दे रखा है तो माइनस। अगर कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे तो बराबर में 0 आ जाता है। अब देखना आप लोग x -4 बराबर माइनस का 2। अभी 4 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 प्लस 4, x बराबर कितना आ गया, प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे निकिल जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे Na+2। दूसरा मतलब इसका ये भी निकलता है कि यहाँ पे जो निकिल है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये भी इसका बेसिक चलता है, ये सब चीजें आप लोगों को नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक मेथड आएगा, ये हम क्लास में कब आएगा, 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार से आएगा। तो वो भी मेथड मैं नहीं लूंगा, मैं आपको डायरेक्टली लूंगा, आपको सिखाओ भी दूंगा। अगर किसी को दिक्कत है कमेंट करके बोल देना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 4s2 और 3d8। देखो एक बार 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। कितना है इसका, 28। ये जो मेथड है मैं सिखा दूंगा, अगर किसी को नहीं आता है तो अपन को कुछ नहीं देखना होता है, केवल बाहरी कोर्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
परमाणु क्रमांक कितना है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, जो भी है अपने पास 21 से 30 तक की अपन बात करें तो यहाँ तक आप ढंग से देखो, यहाँ तक हो जाता है 20, इसके इधर देखो 2 से 8 तो 10 और ये 10 20, 20 के बाद में जो भी आएगा वो 21 फिर 22 फिर 23। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो 21 का निकालना होता तो अपन लिखते 4s2 3d1, 22 का होता तो देखो 4s2 3d2, 4s2 3d3 और ऐसे चलता रहता। ये अपवाद है, इसको अपन बाद में समझाएंगे। और एक 29 पे आता है, वो भी क्या है, अपवाद तो फिर नहीं है लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंज रहता है, तो अभी इसकी कोई स्पेशल व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपन करने नहीं, बाकी समझा दूंगा ये चीज की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस प्रकार से चलते रहेगा, तो अपन क्या देखना है 4s2 3d8, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी अपन को ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अपन देखो क्या लिखेंगे, केवल अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूँ लेकिन अगली बार से मैं क्या लिखूंगा, केवल लिखना 3d8 4s2, ऐसे ले लो वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 3d8 4s2 चीजें क्लियर है। अब अपन इसका जो भी है मेथड वो पढ़ेंगे। इस मेथड को आप ढंग से देखना, कौन सी स्टेप किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वो इससे नहीं काम है। तो देखो एक अवस्था होती है इसकी स्टार्टिंग वाली तटस्थ अवस्था, तटस्थ अवस्था मतलब इस समय इलेक्ट्रॉनों के पास जो ऊर्जा है वो सबके पास क्या है, समान अवस्था में ऊर्जा है, तो उस अवस्था को पढ़ने क्या बोल दिया, तटस्थ अवस्था। तो ये अपन के मकसद याद होना चाहिए 3d 4s 4p और 4d। अभी 4d तक भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। 3d 4s 4p और 4d जब भी आएगा जो भी आएगा वो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। इसमें दो चीजें और आएगी, एक आता है निम्न चक्रण संकुल, ये क्या है एग्जाम्पल से समझाने का है, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया गया आपसे पहले। और एक और आएगा उच्च चक्रण संकुल, ये दोनों अभी दो एग्जाम्पल लेंगे, उनसे अपने आप समझ में आ जाएगा। 4d में भी चाहूँ तो आप लोग लिख लो, 1 2 3 4। सामान्य अवस्था है, सामान्य अवस्था में जो एक्चुअल में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है जैसे 3d8 4s2, तो इन्हीं को करेंगे अपन किस प्रकार से भरा जाता है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है डी में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एस में कितने देखो 2, ठीक है। ये सामान्य अवस्था थी जो बढ़ने के लिए परमाणु क्रमांक 28 के लिए बात थी, ठीक है। कुछ देर बाद में पढ़ने देखा इसका ऑक्सीजन कितना आ गया +2, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने त्याग दिए। उसके बाद में पढ़ देखते हैं निकिल +2 के लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, क्या चेंजेस आ रहा है वो देखो 3d 4s 4p, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, s कक्षा से। पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां निकलेंगे, s कक्षा से। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, तो देखो जो अगला स्टेटमेंट है कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए त्याग दिए, तो दिक्कत आई यहां तक। इसके बाद में जो तीसरी अवस्था बनेगी, इसके बाद में जो तीसरी अवस्था बनेगी वो यहां से देखना, एक बार इसको साफ किया जा रहा है, एक बार इसको ढंग से देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम देखना है कि लिगेंड किस प्रकार का है, देखो पर्पल लिगेंड, लिगेंड किस प्रकार का है बताओ, पर्पल लिगेंड। अब देखो पर्पल लिगेंड आ जाए तो क्या होता है आपको देखना है, इसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, इसे जो बोला जाएगा देखना है ढंग से, जैसे थोड़ी कंप्लीट है। उत्तेजित अवस्था कौन सी अवस्था बोला जाएगा इसको, उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या होता है, अगर पर्पल लिगेंड होता है तो वो क्या करता है, जोड़े बनाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि युग्मन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, क्या हो जाता है तो युग्मन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा तो जोड़े बनाने का
प्रयास करता है। 3D 4s और 4p। तो देखो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो गए, पर्पल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जोड़ों के रूप में आ गए। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया, जहां पे आ गया। अगली जो चीज देखेंगे अपन उसको देखेंगे संकरित अवस्था। कौन सी देखेंगे बताओ, संकरित अवस्था। इसमें क्या होता है, जितने भी अपने पास लिगेंड है, जितने भी अपने पास लिगेंड है, वो जो कक्षक फ्री रहते हैं, खाली रहते हैं, उनमें बढ़ना होता है बढ़ना। तो देखो वही 3D 4s और 4p। इसको ढंग से देख लेना है, फाइनल स्टेज रहेगी इसकी। जहां तक तो अपने इलेक्ट्रॉन भरे रहे, एक तो देखो ये खाली रहा, यहाँ पर जो देखो साइन है, ये खाली रहा, यहाँ मेरे पर साइन है, ये खाली रहा, यहाँ मेरे पर साइन है, और ये खाली रहा, यहाँ मेरे पर साइन है। चार ही साइन है मेरे पास, 1 2 3 4। तो देखो संकरण कैसे निकालेंगे, संकरण देखो एक तो डी है, एक ही एस है, और देखो पी के कितने हैं, 2। संकरण किस प्रकार से हो गया, DsP2। संकरण निकालना हो गया, संकरण किस प्रकार का हो गया, DsP2। अब इसमें कुछ चीजें और होती है, जैसे वो पूछ लेता है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। अभी अभी देखा मैंने आपको बताया कि DsP2 संकरण आ गया है, तो आकृति किस प्रकार से बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताओ ज्यामिति कैसे होगी इसकी, यही से पता चल जाए। बताओ ज्यामिति कैसे होगी, बताओ वर्ग समतलीय। ज्यामिति कैसे होगी बताओ, वर्ग समतलीय। अब अपन को देखना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सबसे पहली बात इसमें अपन को ये देखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप एक बार देखो इसको, साथ के साथ में चाहो तो नोट भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। देखो संकरण पता चल गया DsP2। अभी भी आपको थोड़ी देर पहले लिखा गया था, अगर आपको संकरण DsP2 प्राप्त हो जाए तो ज्यामिति कैसी होगी उसकी, वर्ग समतलीय। या संकुल का प्रकार कैसा होगा, वर्ग समतलीय। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को यहाँ n से लेंगे। अब देखो ये भी जोड़े हुए हैं, ये भी जोड़े हुए हैं, ये भी जोड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब जोड़े हुए हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताओ, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताओ, 0। अगला जो टर्म है वो है चुंबकीय आघूर्ण। वो क्या है बताओ, चुंबकीय आघूर्ण। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो n+2। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेट्रॉन। याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। फिजिक्स में क्या आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे n का मान कितना है बताओ, 0। फिर देखो 0+2, कोई भी संख्या 0 से टकराती है तो पूरा क्या हो जाता है, 0। चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा बताओ, 0। अगला जो पॉइंट है इसमें आएगा चुंबकीय गुण। देखो चुंबकीय गुण याद रखने का एक ही तरीका है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं, ए का मतलब देखो, ए का मतलब होता है अनुचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा अनुचुंबकीय। अब देखो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं है तो देखो वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा बताओ, प्रतिचुंबकीय। ये 4-5 बातें ही आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखना इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है, पर्पल लिगेंड होता है ना, वो क्या करता है, अतिव्यापन कर लेता है। पर्पल लिगेंड होता है वो क्या कर लेता है, अतिव्यापन कर लेता है। अपन दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें देखेंगे कि दुर्बल लिगेंड हो तो क्या होता। अगर दुर्बल लिगेंड हो अपने पास तो क्या होता। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।